Dear viewers, welcome to the latest edition of the Hillary Times. Today, our guest is Dr. Indra Sengarji, who is well known and established name in the field of Hindi prose and poetry. So, without wasting any time, हम सीधे डॉक्टर इंद्र सेंगर जी से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो आपकी जर्नी है, साहित्यिक जर्नी, स्पेशली उसके बारे में आप कुछ बताइए सर। साहित्यिक जर्नी का मेरा शुभारंभ जिसमें मैं सन 1968 में केएलएन इंटर कॉलेज सासनी में पढ़ता था, मैं उस समय से मान सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर ब्रजभाषा के सशक्त कवि श्री शंकर द्विवेदी मुझे हिंदी पढ़ाते थे और उस कॉलेज में हिंदी की जो गतिविधियाँ थी, जो कार्यकलाप थे, बड़े ज़ोर शोर से चलाए जाया करते थे उस समय। और मुझे ध्यान है कि 9th क्लास में एक कविता थी अंग्रेजी की, डैफोडिल्स, विलियम्स वर्ड्सवर्थ की थी, तो मैंने उसका हिंदी में अनुवाद किया था। और क्योंकि शंकर द्विवेदी कवि थे और माहौल सारा कविता में था और कवि सम्मेलन भी हुआ करते थे उन दिनों उस कॉलेज में, तो वो कविता मेरी पहली कविता थी जो कि मैंने काव्य के क्षेत्र में उसका सृजन किया। और जो उसका लास्ट पैराग्राफ था अंग्रेजी कविता का कि व्हेन आई स्लेप्ट ऑन माई बेड, तो उस तरह से उस पैरा का जो अनुवाद मुझे आज भी याद है कि शांत लेटता हूँ बिस्तर पर, दृश्य वही आ जाता है, उसी तरह के मन भावों से उर मेरा भर जाता है, तब सुधियाँ आती हैं फूलों की, मेरा मन भरता प्यार से, संग नाचता हूँ फूलों के उस मत वाली चाह से, देखा था सुंदर फूलों को उस मत वाली चाह से। तो ये मेरी पहली कविता है जो कि मैंने सृजित की थी। और उसके बाद मुझे ध्यान है कि वहाँ से एक आशा पत्रिका का प्रकाशन भी होता था वार्षिक रूप से, और अगले साल मेरा एक उसमें मेरी कविता बापू का है कौन सखे, वो मैंने लिखी थी। तो वो सारी बापू महात्मा गांधी जी के जो जीवन के आदर्श हैं, जो उनके सिद्धांत है जीने के, उनके बारे में उसका जिक्र था। और उसके बाद वहाँ पर एक कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया और उसमें उस समय के तत्कालीन जो ब्रजभाषा के कवि थे, आज भी हैं, सोम ठाकुर जी और हुल्लड़ मुरादाबादी और शैलजा शर्मा थी एक, और उसमें ये थे आपके और भी कवि थे कुछ, भारत भूषण सरोज, मुकुट बिहारी सरोज, हाँ भारत भूषण सरोज ने मुकुट बिहारी सरोज, और उनकी पंक्तियां मुझे अब भी याद हैं जो उन्होंने उस समय कही थी उस कवि सम्मेलन में कि जिसने चाहा पी डाले सागर के सागर, और जिसने चाहे घर बुलवाए चांद सितारे, और कहने वाले तो कहते हैं बात यहाँ तक, मौत मर गई थी जीवन के डर के मारे। और शिषपाल सिंह निर्धन की कविता आज आ रही बचपन आजा बहुत अच्छी थी। तो मतलब यह है कि मेरा जो लेखन शुरू हुआ है एक काव्य सृजना से शुरू हुआ है, और उसके लिए मैं आज भी जो है आदरणीय शंकर द्विवेदी जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ, जिनके साथ में मैंने गद्य और पद्य दोनों लिखने की प्रेरणा प्राप्त की थी उनसे। और उसके बाद वार्षिक जो पत्रिका छपती थी आशा पत्रिका, वहां से उसमें मेरा एक लेख और प्रकाशित हुआ था, वो था खड़ी बोली गद्य का विकास। तो उस समय खैर मेरा इतना ज्ञान तो नहीं था, लेकिन मैंने कुछ पुस्तकों की स्टडी करके और उस लेख को लिखा था। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया और दिल्ली में आकर के मेरा लेखन शुरू हुआ। तो जिस समय इमरजेंसी लगी हुई थी, उस समय एक काव्य संकलन प्रकाशित हुआ था, इंदिरा काव्य शतक। तो उसमें कविताएं आमंत्रित की गई थी और सूर्यपाल सुमनाक्षर के संपादन में हुई थी, उसका प्रकाशन हुआ था। तो उसमें मेरी कविता इंदिरा जी के बारे में थी, और जिसको कि मैंने कहते हैं ना जैसे नायक होता है तो नायक के पक्ष में सारी बातें हम उपमाएं और अलंकार उससे जो सुशोभित करते हैं, तो वो कविता मैंने वहां से शुरू की थी कि जब जब धर्म घटे धरणी पर पाप सघन होते हैं, पापी बीज कलुष के आकर धरणी पर बोते हैं। तो इस तरह से वहां से कि इंदिरा जी जो है हमारे देश के उद्धार के लिए पैदा हुई है, इस तरह की कविता थी। और लास्ट में हमने उसमें दिया था कि ज्यों जीत विभीषण को लंका, राम दई त्रेता युग में, और बांग्लादेश मुजीब को देती इंदिरा गांधी कलयुग में।
तो ये इस तरह से वहाँ पर, यहाँ दिल्ली में आकर के मेरी वो पहली कविता उस संकलन में प्रकाशित हुई थी। और धीरे धीरे माहौल बदला। फिर उसके बाद में एक कविता मेरी जो है, मैं याद करता हूँ, अक्षय कुमार जैन उन दिनों संपादक थे नब्बा टाइम्स में, तो एक कविता मैंने युवाओं के लिए लिखी थी। तो वहाँ पर मैं उनसे मिला, तो उन्होंने उस कविता को जो नब्बा टाइम्स में स्थान दिया था, उसमें प्रकाशित हुई थी। और उसके बाद फिर धीरे धीरे कुछ मथुरा में एक श्याम सुंदर सुमन थे, वो काव्य संग्रह वगैरह प्रकाशित करते थे, तो वहाँ से भी मेरी कविताएं छपी। और उसके बाद फिर हमने अपने प्रयास से ही एक काव्य रश्मि नाम का काव्य संकलन प्रकाशित करने की योजना बनाई। और उस योजना में मेरी जो मुझे सफलता मिली, उसमें जैसे श्री सुरेंद्र शर्मा हैं, हास्य कवि हैं, उनसे मुझे मुलाकात का समय मिला, उनसे भी मैं कविता लाया। उसमें केवल सूद है, जिनका के एक उपन्यास था जो कि समलैंगिक संबंधों पर लिखा गया था, मुर्गी खाना, उनसे भी मुलाकात हुई, उनसे भी मैंने कविता ली। और भी उसमें करीब 43 कवि थे जिनकी कविताओं का संकलन था उसमें। और आपके जो थे वो शांति स्वरूप कुसुम का भी गीत था उसमें। उसके साथ ही फिर उस कविता के, उस काव्य संग्रह के बाद जो है मेरा संपर्क बढ़ता गया। और मेरी मुलाकात तत्कालीन हिंदी के विद्वान आचार्य क्षेमचंद सुमन से हुई। और मैंने सुमन जी से उस काव्य संग्रह की भूमिका के लिए निवेदन किया, और उन्होंने बड़े सहज रूप से वो भूमिका लिखी। और उसके बाद किताब हमने विमोचित की और आगे चली गई। इसके बाद जब मेरा सुमन जी से परिचय हुआ, और वो तो उस समय एक ऐसा था जैसे कि पूरे हिंदी जगत के एक बहुत मान्यता प्राप्त व्यक्ति थे और यशस्वी व्यक्ति थे। और फिर उसमें क्या हुआ भूमिका लेखन में, कि जब भूमिका वो मुझे बोल रही थी और मैं लिखता जा रहा था, तो मुझे उन्हें मेरा लेख बहुत पसंद आया। तो बोले कि भाई सेंगर जी, आपका लेख तो बहुत अच्छा है। तो खैर मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद में क्या हुआ कि 4-6 महीने बाद जो है उनको कुछ तकलीफ हो गई, तो उन्हें एक लेख भेजना था मेरठ के लिए, जो है मेरठ जनपद की साहित्यिक चेतना इस विषय पर। तो उन्होंने मुझे याद किया कि अगर आप शनिवार को आ जाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा कि भाई इतने महान साहित्यकार मुझे बुला रहे हैं और मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिलेगा, ये मेरा सौभाग्य है। तो मैं खैर गया दिलशाद कॉलोनी में, और वहां पर जाकर मुलाकात हुई। तो फिर वो लेख उन्होंने बोलते थे और मैं लिखता गया। तो बोले कि मुझे आपका लेख उसी दिन पसंद आ गया था, और आज एक टाइपिस्ट की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो मैंने कहा सेंगर जी से लिखवा लेता हूँ। तो मुझे याद है कि उस दिन उन्होंने अपना एक व्यक्ति संस्था नाम का अभिनंदन ग्रंथ मुझे भेंट किया था, और उस पर उन्होंने साइन भी किए थे अपने जो है मेरे पूरे नाम के साथ में। तो यहाँ से जब मेरी मुलाकात आचार्य क्षेमचंद सुमन से हुई, तो मेरी जो साहित्यिक यात्रा थी उसमें और आगे जो है श्री वृद्धि होती गई, और इस तरह से आगे बढ़ना मेरा शुरू हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि उन्हीं दिनों में सरकारी जॉब के साथ साथ एमए कॉलेज में मैंने एडमिशन भी ले लिया था एमए में। और क्योंकि लेखन मेरा शौक था और मैं चाहता था कि अच्छा लिखा जाए, तो एमए में मैंने एडमिशन ले लिया था। तो उसके बाद फिर वहाँ पर जो है सर्टिफिकेट जमा करने की बात आई, तो फिर मुझे सासरी जाना पड़ा। और वहाँ पर मैं शंकर द्विवेदी से मिला, क्योंकि आदि गुरु मेरे थे वो कविता लेखन में। तो उन्होंने फिर मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटे मैं कामना करता हूं कि आप यशस्वी होंगी। और इतना ही नहीं, जब मैं उनसे घर पे मुलाकात हुई तो उन दिनों उन्होंने जो है कन्या लांगुरा जमाए थे, तो बोले कि मेरे लिए तू भी लांगुरिया है, तू भी खाना खा ले। तो उनका स्नेह मुझे आज भी याद है, और आज वो इस संसार में नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि सारा उन्हीं की विशेष कृपा से और ये मैं आगे बढ़ा हूं। तो खैर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि बेटे एमएस कॉलेज में डॉक्टर कुंवर बेचैन हैं, मेरे मित्र हैं, उनसे भी परिचय कर लेना, आपके काम आएगा। तो खैर वहां पर आकर के मेरे इस पारिवारिक एक साहित्यिक परिवार में कुंवर बेचैन से मेरा परिचय हुआ। और कुंवर बेचैन हमको कहानी वाला विषय पढ़ाते थे हिंदी में जो है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। फिर इसी दौरान क्या हुआ कि केरल के डॉक्टर एन चंद्रशेखर नायर उनका अभिनंदन ग्रंथ का संपादन सुमन जी कर रहे थे। और तो सुमन जी ने मुझे कहा कि भाई एक आर्टिकल आप इसमें लिख देंगे उनके ऊपर। तो मैं जो आप देंगे मैं उस पर लिख दूंगा। तो उन्होंने मुझे डॉक्टर एन चंद्रशेखर नायर की नाट्य कला पर जो है एक विषय दिया कि आप इस पर बना दीजिए। तो
उस समय मैंने उनको पढ़ा अच्छी तरह से, पूरे नाटकों को पढ़ा, उनके जो नाटक थे एकांकी नाटक, और फिर उन पर आर्टिकल लिखा। पूरा किताब का संपादन हो गया, किताब प्रकाशित हो गई। और हाँ, एक और मैं बताना चाहूंगा कि जब पुस्तक का लोकार्पण हुआ गांधी पीस फाउंडेशन में, तो सुमन जी ने मुझे जिम्मेदारी दी कि आप माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो उस समय शिक्षा मंत्री थे, आप उनको लेके आएंगे, इस पुस्तक का लोकार्पण वो करेंगे। तो मैं बिल्कुल उन दोनों डीटीसी की बस से उधर चला गया मंत्रालय में, और उधर से मैं आडवाणी जी के साथ बैठ करके वहां पर कार्यक्रम में आया। तो उसका लोकार्पण आडवाणी जी के द्वारा किया गया, और वहां से यानी शिक्षा मंत्रालय से और गांधी पीस फाउंडेशन तक जो है आडवाणी जी ने मेरे से सारी जानकारी डॉक्टर एन चंद्रशेखर नायर के बारे में प्राप्त कर ली। तो ये मेरा सौभाग्य था कि सुमन जी की देखिए कृपा से, और मैं उनके शिक्षा मंत्री जी के साथ में आया हूँ और उनसे बातचीत करने का मुझे सौभाग्य मिला। तो ये कार्यक्रम वहां पर हुआ, और इस तरह से वो फिर मैंने पूछा सुमन जी से, मैं गुरुजी इसमें सबसे अच्छा आर्टिकल किसका है? तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा आर्टिकल तो इंद्र सेंगर का है। मैं, नहीं गुरुजी, आप कुछ पक्षपात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। तो उन्होंने मेरे को एक शब्द कहा कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। तो मैंने कहा गुरुजी कमी तो है, लेकिन ये आत्मविश्वास मुझे जो है यानी मेरा हिरास करने के लिए नहीं है, मेरा उत्थान करने के लिए। मैं सोचता हूँ कि कमी है, उसे बार बार मैं चीज को तराशता हूँ, और ये मेरे जीवन में आज भी है। अगर किसी भी व्यक्ति की कोई कृति की समीक्षा आती है तो मैं उस कृति की बिना पढ़े हुए समीक्षा नहीं करता, पूरी पढ़ूंगा मैं उसको, जो फिर उसके विधि विधान से समीक्षा करता हूँ, और पढ़ने वाले को लगता है कि समीक्षा जो पढ़ने के बाद लिखी गई है। तो ये यहाँ से उसका संघर्ष हुआ। और इसी दौरान क्या हुआ कि जब मैं स्टडी कर रहा था, एमए फाइनल में था मैं उस समय, तो हमारी एक पहला जो बेटी पैदा हुई थी, और उसका नाम मैंने बड़े प्यार से जो है अल्पना रखा था, और 4.5 महीने के बाद उसका देहांत हो गया। तो मैं उसके उस दुख को जो है सहन नहीं कर पाया, और उस समय मैंने उसकी याद में करीब 40 कविताएं लिखी थी। 80 पेज की पुस्तक है, और उस समय मैं, क्योंकि मैं फाइनल में था और सारी मेरी भाषा पूरी तरह से एक उच्च स्तरीय थी, और उसमें लिखी गई है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत अच्छा वो स्मृति काव्य है। और हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार हैं डॉक्टर राम प्रसाद मिश्र, उन्होंने उसकी भूमिका लिखी है। तो इस तरह से धीरे धीरे मेरा साहित्य लेखन चलता गया, अनुभव के साथ साथ आगे बढ़ता गया। और फिर उसके बाद मैं उधर मेरा परिवहन मंत्रालय में मैं एज ए हिंदी अनुवादक के रूप में हो गया, वहाँ पर सिलेक्शन हो गया मेरा। फिर उधर चला गया। फिर उसके बाद मेरा जो संयुक्त था राजभाषा हिंदी से जुड़ गया मेरा, जो है मेरा उत्तरदायित्व। तो मैं राजभाषा हिंदी के बारे में 94 में एक प्रकाशक महोदय आई मेरे पास सुमन प्रकाशन से, तो उन्होंने कहा कि राजभाषा के बारे में एक किताब लिखी जाए, इस तरह की किताब हो कि हम सारा सरकारी कामकाज हिंदी में आराम से कर सकें। तो उस पुस्तक का नाम रखा गया प्रशासनिक कार्यालय मंजूषा, यानी प्रशासन को भी देखेगी और कार्यालय के कामकाज भी देखेगी और राजभाषा में होगी। तो वो पुस्तक मेरी बहुत अच्छी पुस्तक प्रसिद्ध हुई वैसे, और उस पुस्तक ने मुझे और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उसी दौरान एक प्रकाशक महोदय ने मेरे को एक विषय दिया कि जिन जिन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, उन विभूतियों का हम चाहते हैं कि आप बहुत आसान शैली में बच्चों के लिए उपयोगी हो, इस तरह से शैली में जो उनकी जीवनियां लिखें। तो 1994 में ये मेरी पुस्तक जो है जीवनी के रूप में आई थी, और तब से उस पुस्तक को जैसे जैसे जिन जिन को भारत रत्न मिलता है उनको उसमें जोड़ देता हूँ, और किताब चली आ रही है। इस समय तक 48 विभूतियों को ये भारत रत्न सम्मान मिल चुका है। तो मेरी लेटेस्ट पुस्तक है और उसका अद्यतन संस्करण भी उपलब्ध है। और इसके साथ साथ राजभाषा क्षेत्र में भी राजभाषा कार्यालय मंजूषा, राजभाषा निधि, राजभाषा हिंदी और प्रयोग, इस तरह की मसौदा टिप्पण आलेखन, इस तरह की पुस्तकें जो है राजभाषा को दी मैंने। और ये मेरा सौभाग्य है कि राजभाषा के क्षेत्र में मैं इन्हें गिने चुने विद्वानों में मेरी गिनती होती है, और हिंदी कार्यशालाओं में राजभाषा के सम्मेलन वगैरह में मुझे आमंत्रित किया जाता है। सब सरस्वती माँ की कृपा है। और इसके साथ साथ एक दूसरा मेरा काव्य संकलन 1989 में प्रकाशित हुआ था, सूरज बिखरा द्वारे द्वारे। तो वो हिंदी अकादमी दिल्ली के आर्थिक सहयोग से
प्रकाशित हुआ था। उसमें 112 पेज की पुस्तक थी वो। और उसके बाद फिर एक कहानी संकलन गांव की राधा नाम से प्रकाशित हुआ था। उसमें कहानियाँ प्रकाशित हुई थी। और उसके साथ ही एक उपन्यास था स्वयंवर नाम से। उसमें जो है भगवान राम की और सीता की पूर्व जन्म की कथा है। और जो आपका ये पद्म पुराण है उसके आधार पे मैंने कथा को लिया है उपन्यास के रूप में। और इस तरह से चलता रहता है। काफ़ी अभिनंदन ग्रंथ भी कई मैंने संपादित किए हैं, जैसे डॉक्टर आनंदी प्रसाद माथुर का किया है और भी कई किए हैं। और इस तरह से कुछ पुस्तकों का संपादन भी किया है। उस बीच में हमारी एक पत्रकारिता की यात्रा भी पूरी हुई। मुझे उसके संपादन के रूप में, संपादक के रूप में अपने साथ संलग्न किया। एक गीतकार पत्रिका थी जो दिल्ली से छपती थी, उसका मुझे नगर संपादक के रूप में बनाया गया। और जैसा कि आपको शायद विदित है कि मैं अखिल भारतीय कवि सभा का अध्यक्ष भी हूँ। तो अखिल भारतीय कवि सभा की ओर से भी हमने एक कवि सभा दर्पण नाम की त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। और उसका प्रकाशन कई सालों तक चलता रहा, लेकिन आर्थिक अभाव से हम उसे नहीं चला पाए। और वर्तमान में अंतिम प्रवक्ता एक पत्रिका है जो कि प्रवर्तन राजभाषा अकादमी प्रकाशित करती है। और दूसरी पत्रिका स्टेसी टाइम्स है। दोनों ने मुझे उसका साहित्यिक संपादक बना रखा है। और वो उसके रूप में मैं सक्रिय रहता हूँ। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि 2015 में मुझे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से मेरी एक ब्रजभाषा में काव्य संकलन प्रकाशित हुआ था, माटी मेरे देश की। उस पर मुझे श्रीधर पाठक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अभी पिछले वर्ष 16 सितंबर 2023 को मेरठ में आचार्य हेमचंद सुमन के सम्मान में की स्मृति में एक उनके जन्मदिन पर आयोजन किया गया था। तो उसमें मुझे वहाँ की संस्था आचार्य हेमचंद सुमन विचार मंच उसने आचार्य हेमचंद सुमन पुरस्कार से सम्मानित किया था। और कई अनेक संस्थाएं हैं जो कि करती रहती हैं, सम्मानित करती रहती हैं। और इस तरह से चलता रहता है धीरे धीरे जो है। और लेखन जो है हिंदी को मैं अपनी मातृभाषा तो ही हमारी राजभाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी है। और हिंदी को मैं अपनी यानी जो मेरी जीवन में जो यश मिला है, मुझे जो जीवन में तरक्की मिली है, जो भी है वो हिंदी, उसका हिंदी का ही वरदान है वो। और हिंदी की कृपा है, माँ सरस्वती का प्रसाद है जो मुझे मिला है। और मैं उसकी कृपा से ही आगे बढ़ रहा हूँ। ये चलता रहता है। और भी हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा कि आचार्य हेमचंद सुमन 79-80 से एक दिवंगत हिंदी सेवी नाम का एक विश्वकोश तैयार कर रहे थे। और उसके 2 वॉल्यूम प्रकाशित हुए थे उस समय तक, 83 तक जो है। और पहले वॉल्यूम का लोकार्पण श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, उस समय वो प्रधानमंत्री के पद पर थी। और दूसरे का लोकार्पण महामहिम ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था। तो उसके बाद वो अस्वस्थ रहने लगे थे। और मैं उस समय उनकी काफ़ी सहायता करता था। और दोनों वॉल्यूम में उन्होंने मेरे नाम का उल्लेख भी किया है। और वो मेरा एक स्वप्न है कि उनका जो तीसरा वॉल्यूम है वो प्रकाशित हो। और मैं उसमें लगा हुआ हूँ, धीरे धीरे मंद गति से लगा हूँ। बेशक जो है जो मुझे सुविधाएं मिलती हैं, जैसा समय मिलता है। तो ये दिवंगत हिंदी सेवी का तीसरा वॉल्यूम जो है ये मैं अपना नैतिक कर्तव्य समझता हूँ। और यही मेरा यह कि अगर ये प्रकाशित हो जाएगा तो जो मेरे साहित्य गुरु आचार्य हेमचंद सुमन हैं उनके प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि। सर, मैं आपसे अगला प्रश्न यह जानना चाहता हूँ कि आमतौर पर लोग आज के, स्पेशली जो आजकल की जो करंट जनरेशन है, वो हिंदी को इसलिए रिजेक्ट करते हैं, डिक्लाइन करते हैं कि उन्हें लगता है कि आजकल हिंदी जो है वो एक कमाऊ भाषा नहीं है। आई एम सॉरी टू से कि मैं कमाऊ भाषा यूज कर रहा हूँ, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि दिस लैंग्वेज इज़ नॉट एज प्रोडक्टिव एज इंग्लिश और सम अदर लैंग्वेजेस। तो मेरा आपसे ये पूछना है कि सर आप कैसे देखते हैं इस मैटर को, और इसको एक तरफ जहां हम हिंदी, हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो इस लैंग्वेज को हम और कैसे रिलेवेंट बना सकते हैं? ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे हिंदी बोलते समय हमें अंग्रेजी शब्दों की
मदद न लेनी पड़े? देखिए, आजकल की जो पीढ़ी है, अगर यह सोचती है कि हिंदी कमऊ भाषा नहीं है, या हिंदी के माध्यम से या हिंदी में शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत हमें कोई जॉब नहीं है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि उनको शायद पूरी जानकारी नहीं है। आजकल सरकार ने हमको हिंदी के क्षेत्र में हिंदी का इतना विस्तार किया है कि हिंदी के माध्यम से हम लोग अनुवाद के क्षेत्र में जा सकते हैं। बहुत से हमारे केंद्रीय संस्थान ऐसे हैं कि केंद्रीय मंत्रालयों में जो कोई मैटर हिंदी में अंग्रेजी में आता है तो उसका हमें हिंदी अनुवाद करके और उसे जनता के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। और इसी तरह से हिंदी राजभाषा हिंदी कैडर के माध्यम से सरकार जो है हिंदी को प्रोत्साहन दे रही है और आगे बढ़ा रही है। जो बच्चे ग्रेजुएट तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय पढ़ेंगे उनके लिए एक जॉब को दृष्टिगत रखते हुए ये बहुत बड़ी सफलताएं आगे मिलती हैं, क्योंकि हिंदी अनुवादक का पद होता है, हिंदी अधिकारी का पद होता है, हिंदी प्रबंधक का पद होता है, हिंदी के सहायक प्रबंधक का पद होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, अगर वो हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में ही ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उनके लिए जॉब की कमी नहीं, बशर्ते कि उनके अंदर टैलेंट होना चाहिए। अगर हमने नाम मात्र को कर लिया तो उसकी तो बात नहीं करता, बाकी उसके साथ उसके बाद में फिर हिंदी अनुवाद का डिप्लोमा भी होता है। और हमारा कुछ केंद्रीय सरकार के जो माध्यम से एक ट्रांसलेशन ब्यूरो है, एक सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, तो वहाँ भी उसकी ट्रेनिंग होती है। और कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर के हिंदी अनुवाद का डिप्लोमा भी होता है। तो ये डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद में हिंदी के माध्यम से हमें जॉब मिलता है। और शुरू में जो एक हिंदी अनुवादक के रूप में भर्ती होती है, वही हिंदी अनुवादक प्रमोशन के माध्यम से असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाता है, फिर उसके बाद में डिप्टी डायरेक्टर बन जाता है, जॉइंट डायरेक्टर बन जाता है, डायरेक्टर बन जाता है। तो ऐसा नहीं है हिंदी पढ़ने से कि एक सरकारी जॉब की कोई कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। और प्रतिवर्ष एसएससी के माध्यम से इसकी परीक्षा होती है, और पहले प्राय मार्च के महीने में परीक्षा हुआ करती थी, अब तो पता नहीं क्या सिस्टम है। और ये हो गया। दूसरा ये कि लेखन की तरफ भी आप जा सकते हैं। हिंदी पत्रकारिता है, हिंदी का लेखन है, हिंदी में काव्य लेखन है, इस तरह से। तो मेरा ऐसा मानना है कि हिंदी के माध्यम से अगर हम आगे अपने जीवन की शुरुआत करेंगे तो आपको यश भी मिलेगा, और आपके जो आजीविका का साधन के रूप में भी हिंदी मिलेगी आपको। आप संपादक के रूप में भी, पत्रकार के रूप में, इस तरह से आप जहाँ भी जिस तरह का आपका रुझान है उस तरह से आप आगे चल सकते हैं। और आज की स्थिति ऐसी देखिए कि हिंदी जो है विश्व लेवल पर छाई हुई है सहज रूप से। मैं मानता हूँ कि हिंदी में ऊर्जा है, और ऊर्जा ये है कि हिंदी की जो हमारी हिंदी भाषा है, जो हमारी देवनागरी लिपि है, वो वैज्ञानिक लिपि है। और सर, लोगों को आजकल हिंदी बोलने में मैंने ऐसा महसूस किया है, दिल्ली में विशेषकर मैंने देखा है कि लोगों को कई जगह देखा है उन्हें शर्म आती है, और वो बड़े थोड़ा सा आप उसको ये कह सकते हैं, वो अब पता नहीं मैं उसको कैसे बोलूं, लेकिन लोगों को ये कहते भी सुना गया है कि मैं हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो ये कई बार चुभने वाली बात लगती है, पेन करता है ये। नहीं, ये तो बात ठीक है। अब हम देखते हैं कि पाश्चात्य की जो हवा बही है ना, उसमें हम लोग इस तरह से तिनके की तरह से बह जाते हैं। हमें उसका जो आगे दुष्परिणाम क्या हुआ ये जानकारी नहीं होती। तो ये है कि हम अपने एक निश्चय के बल पर जो है अपने उसमें भाषा के प्रति, अपनी जो मातृभाषा है, संवैधानिक राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, और उसके प्रति अडिग रहें, उसके प्रति आस्था रखें, विश्वास रखें। क्योंकि महात्मा गांधी कहा करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति की 3 माताएं होती हैं। पहली माता वो होती है कि जो बच्चे को जन्म देती है, और दूसरी माता होती है कि जिस जन्मभूमि पर बच्चा जन्म लेता है, और तीसरी माता होती है उसकी मातृभाषा, जो कि माँ के
माँ के मुख से जो भाषा निकलती है उसके माध्यम से बच्चा संस्कार ग्रहण करता है। तो ये तीनों माताएं जो है, गांधी का कहते, तीनों माताओं के ऋण से हम ऋण नहीं हो सकते जिंदगी भर। तो वही चीज है कि अगर हम इन तीनों माताओं की मर्यादा को समझेंगे तो उसके बाद हमें महसूस होगा कि ये तीनों माताएं हमको कितना प्यार देती हैं, और तीनों माताएं एक से बढ़कर एक हैं। और जो मातृत्व का जो स्नेह मिलेगा हमें इन तीनों से ही मिलेगा। तो उन बच्चों की भूल है असल में एक वही चीज है कि सब कुछ असर हवा का है लेकिन परहेज दवा का है। तो वही चीज है कि हमारे बच्चों में हमें जो नई पीढ़ी आ रही है उसमें हमें संस्कार डालने होंगे, जो और भी चीजें हम बच्चे को सिखाते हैं नैतिक रूप से। तो हमें बच्चों को ये भी सिखाना होगा कि हमें अपनी जो राजभाषा या राष्ट्रभाषा है और जो मातृभाषा है उनका सम्मान करना होगा, और उनको हमें अच्छी तरह से सीखना होगा। मैं आपको उदाहरण बताऊं कि जी मेरा नाती है 2.5 साल का है, और जब मैं उधर जाता हूँ टॉयलेट में तो मैं कहता हूँ बेटे मैं लोकेशन का जा रहा हूँ, तो वो समझ जाता है कि नानू कहाँ जा रहे हैं। तो ये चीज होती है कि इन भाषाओं को, जिस भाषा को बोलने से आज की युवा पीढ़ी कतरा रही है, अगर हम शुरू से ही बच्चे के संस्कारों के साथ जोड़ेंगे भाषा के शब्दों को, शब्दावली को, तो हम जानते हैं कि भाषा का विकास होगा। और एक और मैं बात कहता हूँ कि भाषा के प्रति, चाहे कोई भी भाषा हो, भाषा हमें जितनी भाषा हम सीखेंगे हमारा व्यक्तित्व का विकास होगा और हमारी जानकारी बढ़ेगी, हमारा जो वैश्विक ज्ञान है उसकी वृद्धि होगी। तो भाषा कोई भी हो, चाहे हमारी हिंदी की भाषा हो या हमारे हिंदुस्तान की भाषा हो या विदेशों की भाषा हो, भाषा हर एक भाषा में कुछ न कुछ देगी। तो किसी भी भाषा के प्रति उपेक्षा जो है, ये समझ लो कि हम अपने से उपेक्षा कर रहे हैं, या जो सुविधा हमको प्रकृति ने या प्रकृति ने वरदान के रूप में दी है हम उसको जो है नकार रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक और उदाहरण आता है मेरे सामने कि एक हमारे डायरेक्टर थे, और जो हमारी बिटिया, छोटी बिटिया ने हिस्ट्री में 97% प्राप्त किए थे। तो उन्होंने मेरे से यही कहा कि सेंगर साहब देखिए, बच्चा किसी भी विषय में पढ़े, लेकिन अगर बच्चा उस विषय में टॉपर है तो उसके लिए जॉब की कमी नहीं है। तो ये कि हम किसी भी विषय से, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो या हिस्ट्री हो, जो कुछ भी है, लेकिन हमें पूरे मनोयोग से पढ़ना चाहिए, उसमें पूरे तरक्की के साथ में, तो वो सफलता मिलती है। लेकिन कहीं काम चला हुआ आप स्टडी करेंगे तो उससे सफलता नहीं मिलेगी। तो यह कि हिंदी का जो भविष्य है वो वर्तमान है और भूत, तीनों ही श्रेष्ठ रहे हैं, और आगे भी हिंदी जो वैश्विक लेवल पर हिंदी तरक्की कर रही है, और ऐसा मानते हैं कि हिंदी विश्व में दूसरे नंबर की भाषा है। और हिंदी में अब ये भारत सरकार की जो नई पॉलिसी शिक्षा नीति है ना, उसमें हिंदी को और हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं उनको पूरा सम्मान दिया गया है, और उनके माध्यम से हम देखेंगे कि पिछले अगले 10 साल में जो है हिंदी और भारतीय भाषाओं का जो विकास होगा और जन जन तक पहुंचेगी।